हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेमेस्टर 6 के पेपर नंबर CC13 में 2017 से 2020 बैच में जो 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे सॉल्व करेंगे। तो डायनेमिक्स से जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रोबेबली हाफ होते हैं और इसके आधा जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स से आते हैं। स्टैटिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग आज नहीं देखेंगे। आज हम लोग करेंगे डायनेमिक्स पोर्शन, ओनली डायनेमिक्स पोर्शन। ओके, तो डायनेमिक्स पोर्शन में जो क्वेश्चंस है, तो शुरू में जो पार्ट ए है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन स्टैटिक से और 5 क्वेश्चन डायनेमिक से पूछे जाते हैं जनरली। तो डायनेमिक्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। ये क्वेश्चन था डिफाइन सेंट्रल ऑर्बिट। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग लिखेंगे? तो इस तरह से आंसर लिखते हुए हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे कि इफ अ पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन, ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट if a particle is moving under the action of force, okay, is moving under the action of a central force। तो यहाँ पे या तो आप नोट करके सेंट्रल फोर्स को डिफाइन कर देंगे, या तो बिफोर डिफाइनिंग द सेंट्रल ऑर्बिट यू जस्ट डिफाइन द सेंट्रल फोर्स। ओके, आई एम हियर डिफाइनिंग द सेंट्रल फोर्स विद इन दी ब्रैकेट। तो सेंट्रल फोर्स एग्जैक्टली है क्या? तो एक ऐसे फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। अ फोर्स इज कॉल्ड अ सेंट्रल फोर्स if it is always directed towards a fixed point, always directed towards a fixed point। और पॉइंट को कुछ एक नाम दे देते हैं, लेट इट बी ओ। तब ये जो फिक्स पॉइंट ओ है इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ फोर्स। तो आई एम हेयर डिफाइन द ओनली सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स में हम लोग बस इतना ही लिखेंगे कि अ फोर्स इज कॉल्ड अ सेंट्रल फोर्स इफ इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड अ फिक्स पॉइंट ओ। ओके, तो कैसा है, मान लो कोई एक पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग कहीं से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो सारे तरफ से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एक ही पॉइंट, इस पॉइंट ओ पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो ये जो पॉइंट ओ है यहाँ पे और ये जितने सारे फोर्स है, सो ऑल दीज फोर्सेस इज कॉल्ड द सेंट्रल फोर्स। क्यों? क्योंकि सारे एक ही पॉइंट ओ की तरफ क्या हो रहे हैं, डायरेक्टेड है। Okay, and then we just close this within the bracket, and thereafter we will write the path described by the particle, the path, central force के बाद यहाँ लिखेंगे the path described by the particle, okay, is called the central orbit, is called central orbit, only this one। देखो एकदम टू द पॉइंट लिखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपने नहीं लिखना है। जो डेफिनेशन है हम बस वही डेफिनेशन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, and you must see the marks for this question. All these questions are asked for only 1 marks. Okay, so no need to write more than 5 or 6 lines. Only you just write the definition. Okay, so state the Newton's law of gravitation here. So we are going to define this one. So write the answer here. So what is the Newton law of gravitation? If the every particle
of matter attracts every other particle of the matter with a force proportional to the product of the masses of the two particles and is inversely proportional to the square of the distance between them. तो ये हम क्या इसको लिखते हैं, जनरली हम इसको लिखते हैं इस तरह से कि फोर्स जो है वो क्या है m1 into m2 that is the masses. Okay, and this whole divided by r square and this capital G. तो यहाँ पे m1 और m2 क्या है, तो this m1 and m2 are the masses of the particles. Okay, this m1 and m2 are the masses of the particle, and this r which we have used in this formula is the distance between them. मतलब अगर एक पार्टिकल मान लो आपका यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हम लेते हैं, this distance is taken as small r. एंड कैपिटल एफ जो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, दिस एफ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and this capital G is a constant for the constant of gravitation. Okay, so let us define this gravitational Newton's law here. So I'm going to write like this: every particle, okay, every particle of matter attract every other particle, attract every other particle of matter, okay, with a force proportional to the product, proportional to the product of, okay, the product of the masses of two particles, right, of two particles, and inversely proportional to, inversely proportional to the square of the distance between them. जैसे हम लोगों ने स्मॉल r ले रखा था इन दोनों पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को, सो डिस्टेंस बिटवीन देम, देन this capital F, capital G into m1 m2 divided by r square. तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे कि m1 m2 क्या है. So m1 and m2 is the masses of the particle. Okay, masses of the particle. And what about we have r? So r is the distance between the particles. Okay, distance between the particles. तो दो पार्टिकल हमने लिया, तो दोनों पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या किया है, r लिया है. Then we have this much is the G, capital G. Capital G is what? Is a gravitational constant. This known as the gravitational constant. Okay, and thereafter we have this F. तो ये F क्या है, यही F हमें डिफाइन करना था जो होता है the gravitational force. Gravitational force. Okay, this is the gravitational force. Fine. तो ये हम लोगों का यहाँ पे दो क्वेश्चन कंप्लीट होता है. Let's go for the next question. So उसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन था वो था डिफाइन एप्स एंड एप्साइडल डिस्टेंसेस. डिफाइन एप्स एंड एप्साइडल डिस्टेंस. तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, बट फिर क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कर रहे हैं तो फिर से हमें इसे लिखना है. तो एप्स और एप्साइडल डिस्टेंस अब क्या है, अब हम लोग ये देखेंगे. तो एप्स क्या है, तो एप्स जो है एक पॉइंट होता है इन सेंट्रल ऑर्बिट में जिसको रेडियस वेक्टर जो कि हम ड्रॉ करते हैं कहाँ से, सेंटर ऑफ फोर्स से ऑर्बिट की तरफ, वही हमारा क्या होता है, एक एप्स होता है. मान लो ये मेरी 0 पॉइंट है.
ये सेंटर है, यहाँ से हमने मान लो ये मेरे को एक पार्टिकल यहाँ पे पी है, तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे क्या एक फोर्स भी आपका काम करते रहता है, तो ये फोर्स काम कर रहा है, और यही जो डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग ये कवर होता है, सेंटर ऑफ फोर्स टू दी ऑर्बिट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होता है यही हम लोगों का क्या होता है, आर होता है। तो इसे हम लोग किस तरह से यहाँ पे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे एन एप्स, ओके, इज अ पॉइंट in a central orbit, in a central orbit at which the radius vector, radius vector drawn from, तो कहां से, drawn from the center of force, center of force to the orbit, to the orbit, सेंटर ऑफ फोर्स से आपके ऑर्बिट की तरफ क्या होता है, ड्रॉ करते हैं, और यही जो डिस्टेंस होता है टू द ऑर्बिट हैज अ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, हैज अ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, फुल स्टॉप। अब इसके बाद इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्या है, एप्साइडल डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा ये एप्स, अब इसी पे आते हैं कि एप्साइडल डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस ऑफ एन एप्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द एप्साइडल डिस्टेंस। तो यहाँ से जो डिस्टेंस हम ये कवर कर रहे हैं, अब ये डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एप्साइडल डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। तो एप्स मेरा क्या हो गया, एप्स हो गया ये पॉइंट यहाँ पे सेंट्रल ऑर्बिट पे, तो ये आपका हो गया यहाँ पे एप्स, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं एप्साइडल डिस्टेंस पे। So this is your apsidal distance. Okay. So right line is apsidal distance first, and thereafter you all just write the definition here. So the distance of an apse, okay, the distance of an apse from the center of force, from the center of force, कहाँ से, is called apsidal distance, is called apsidal distance, okay, is called apsidal distance, ठीक है। और इसको अलग अलग क्या, लेंथ ऑफ द रेडियस वेक्टर, तो ये जो लेंथ है रेडियस ओ से पी तक की जो ये लेंथ है, इस रेडियस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, इसे भी कह सकते हैं आपको एप्साइडल डिस्टेंस, ओके। तो इतना ही आप लिखोगे। Now let's come to the next question. That is the fourth question. This one is the third question. Now fourth question. Fourth question जो पूछा गया है वो है state D Alambert's principle. Okay, ये है state D Alambert's principle. तो अब ये देखना है कि डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या है, तो इसके लिए भी हम लोग आंसर्स लिखते हैं। So while writing the D'Alembert principle, first you all just recall what we have done in our classes. Okay. So while defining the D'Alembert's principle, we have done so many questions. Okay. So what we are going to write here in the D'Alembert principle, तो D'Alembert प्रिंसिपल को लिखने से पहले थोड़ा से हम लोग डेफिनेशंस को अच्छे से याद करते हैं कि कोई भी एक पहले कॉन्सेप्ट को समझिए D'Alembert प्रिंसिपल की पहले। मान लो यहाँ पे मेरे कोई पॉइंट एक है ओ, ठीक है। तो ओ क्या हमें मान लो एक ओरिजिन जैसा ले लिया है, ओके, सेंटर ले लिया, और यहाँ से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड जो है कोऑर्डिनेट है कोई मूविंग पार्टिकल का। तो ये मान लो आपका है एक्स एक्सिस, ये है मान लो आपका वाई एक्सिस, और ये है मान लो आपकी जेड एक्सिस। और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक्स वाई जेड जो कोई मूविंग आपका क्या है, पार्टिकल है, जिसका कि मास कितना है, m है, मान लेते हैं इसकी मास क्या है, यहाँ पे m है। That any time t and x y z be the component of the external forces acting on it,
and parallel to this axis, parallel to this axis. Then तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो ये कहता है कि कैपिटल एक्स की जो वैल्यू है वो एम एक्स डबल डॉट के बराबर है, कैपिटल वाई की जो वैल्यू है वो एम वाई डबल डॉट के बराबर है, और कैपिटल जेड जो है वो एम जेड डबल डॉट के बराबर है. डबल डॉट मीन्स दिस इज डबल डिफरेंशिएशन. ओके, सो वी गेट दिस वैल्यूज फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो यहाँ पे मोशन जो है रिजिड बॉडी का, फॉर अ रिजिड बॉडी वी अज्यूम दैट कि ये जो इक्वेशंस हमें मिलते हैं, ये जो इक्वेशंस हमें मिल रहे हैं, these equations are the mutual actions between its two particles acting along the straight line. Okay, तो on the behalf this concept हम लोग डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल को कैसे स्टेटमेंट देंगे? तो स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे the reverse reverse effective reverse effective force, okay, acting on each particle, acting on each particle of the body, acting on each particle of the body and impressed, okay, impressed external forces are equilibrium, okay, are equilibrium. तो यही है आपका डे लम्बर्ट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट. ओके, so next question which is asked for the 3 marks for the second question. In question number 1 में आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चंस. हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस किए हैं. सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मैक्सिमम 3 और 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. ठीक है, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन. तो स्टैटिक से कभी 2 मार्क्स के, कभी डायनेमिक से 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं. तो जो सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया था डायनेमिक से वो है प्रूव दैट एट एन एप्स the particle moves at right angle has the radius vector, okay, perpendicular to the radius vector, right angle to the radius vector. तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोगों ने एप्स का डेफिनेशन ऑलरेडी देख लिया है. मान लीजिए ये आपका क्या है, सेंटर है. यहाँ से हम लोगों ने एक पार्टिकल ले लिया, मान लीजिए P, दिस इज योर कर्व, ओके, एंड दिस इज P व्हाट R थीटा. So here the apse moves with this radial vector r, okay, और ये यहाँ से एक tangent बनाएगा इस तरह से आपके एक्सिस पे. So this one is your axis, ये the x, but ये जब आपके सेंट्रल एक्सिस है यहाँ पे पॉइंट पे हम जब इसको मीट कराएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से आपका जब ये मीट होगा, क्योंकि ये आपका tangent बना रहा है, तो यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री जरूर मिलेगा. ओके, and this angle must be your theta here, and this is your phi. It is given as phi. अब हमें दिखाना है कि ये क्या है एंगल, ये जहाँ पे यहाँ पे है ये फाई के आपका 90 डिग्री होगा. ये हमें यहाँ पे प्रूव करने की, ये जो एंगल होगा ये फाई, ये कितना होगा, तो ये होगा आपका 90 डिग्री के बराबर. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो ले लेते हैं हम लोग पहले डेफिनेशन से. तो डेफिनेशन से एप्स का हमें क्या पता है कि आर जो है वही क्या है, ये जो आर जो ये लेंथ होती है ये आपकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो सकती है. ठीक है, तो यहां से हम ले लेते हैं फ्रॉम द definition of an apse. क्या कह रहे हैं, R is maximum और मिनिमम, आपका कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अगर ऐसा है तो मान लेते हैं कि U इक्वल टू 1/R क्या है, आपका मैक्सिमम है, इस मैक्सिमम. हम लोगों ने इसको क्या किया, मैक्सिमम मान लिया. एंड मिनिमम at an apse, and minimum at an apse. तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, U इक्वल टू 1/R ही लेते हैं इन द सेंट्रल ऑर्बिट. तो हम लोग इसे ले रहे हैं. अब कह रहे हैं कि एट एन एप्स, अगर हम इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें U इक्वल टू 1/R को, तो हमें क्या मिल जाएगा, du बाई डी थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस कवर कर रहा है तो दिस इज इक्वल टू 0. ओके, एंड एट एन एप्स
1 by p square की जो वैल्यू होती है दैट इज दिस लेंथ p, दिस लेंथ इज योर p। तो 1 by p स्क्वायर जो है ये होता है u स्क्वायर प्लस du by d theta whole square। And from where this concept come from? So this concept come from the differential calculus. Okay. And this is the length of perpendicular distance from the pole। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग काम करेंगे। तो क्योंकि हम लोगों ने 1 बाई पी स्क्वायर लिया है यहाँ पे और ये यू स्क्वायर है, तो देखो यू स्क्वायर अगर तो ये क्या हो जाएगी 1 बाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ से दिस सिंप्लाई ऑल दिस पुटिंग दिस वैल्यूज हियर, सो 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू, in the place of u square I'm writing 1 by r square and then du by d theta is equals to what, 0, क्योंकि ये वैल्यू हम लोगों ने 0 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमें इतनी वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब क्योंकि ये वैल्यू मिल गया है और हमें ये पता है यहाँ से अगर सॉल्व कर ले तो पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब हम कह सकते हैं कि p की वैल्यू किसके बराबर है, r के बराबर है। बट फ्रॉम द पेडल इक्वेशन, from the pedal equation of the curve we have, हमें क्या पता है कि p की जो वैल्यू वो r sin phi के बराबर होता है। ठीक है, अब इस p के जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, r पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी r sin phi के बराबर। एंड बाय कैंसिलिंग दिस r we have 1 equal to sin phi, एंड 1 इक्वल टू साइन फाई है, इसलिए हम लोगों को यहाँ से फाई की जो वैल्यू मिल गई ये हो गया साइन इनवर्स 1 के बराबर, एंड दिस वैल्यू इज योर पाई बाय 2, और हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमें यही प्रूव करना था, तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया क्या कि एप्स पे जो रेडियस वेक्टर होता है ये परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ओके, तो इसको दूसरी तरह से भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि here at an apse the particle moves at a right angle, okay, to the radius vector, to the radius vector। और क्या लिख सकते हैं, और इसको इस तरह से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, at an apse at an apse the radius vector is perpendicular to the tangent। तो दोनों फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के और क्वेश्चन पूछे करेंगे जो कि 2020 में पूछे गए थे सेमेस्टर 6 के एग्जाम में। थैंक यू ऑल।